ऐसे में अगर बीजेपी जीत हासिल कर भी लेती है यहाँ पर, तो आगे और ज्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल बीजेपी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले रुक कर लेते हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, दावे 400 पार के किए जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से 295 प्लस सीटें आने का दावा किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा तस्वीर है वो बिल्कुल उलट के सामने आ रही है। नेक टू नेक मामला चल रहा है, चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए इसलिए भी क्योंकि काफी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लेकर के बीजेपी की तरफ से तमाम नेता चुनावी मैदान में आए थे। मोदी की गारंटी को मुद्दा बनाया गया, तमाम योजनाओं का हवाला दिया गया, लेकिन बावजूद इसके एनडीए सिर्फ 294 पे फिलहाल सिमटी हुई है। देखिए प्रगति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजों में तब्दील होंगे, अंतिम नतीजे क्या आएंगे इस पर सस्पेंस बना रहेगा जब तक कि अंतिम नतीजे ना आ जाएं। चुनाव आयोग की वेबसाइट स्लो चल रही है, इस पर अपडेट नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, इसमें ये कहा है कि जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से जो अभी तक रुझान आ रहे थे वो कहीं ना कहीं स्लो चल रहे हैं, ब्रेक लग गया है। और इसके पीछे वजह वो इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी जो मार्जिन बढ़त बनाना चाहती थी वो नहीं बना पाई और इसीलिए शायद ये चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाया है उन्होंने। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब हम देख रही हैं कि ये जो आजमाइश है, वो जो लड़ाई है अलग अलग राज्यों में, वो एक बड़ी लड़ाई बनकर उभरी है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। हालांकि बिहार में उन्होंने थाम लिया है और बिहार में समीकरण भांपते हुए एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि शरद पवार एक्टिव हुए हैं और उन्होंने ये खबर है कि बातचीत की है नीतीश कुमार से। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे, ये बीजेपी ने दावा किया है। शहनवाज हुसैन पार्टी के नेता, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। तो ये जरूर है कि सस्पेंस बना हुआ, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे, ये बड़े सवाल है। लेकिन ये कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच ये जानकारी आ रही है शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कुछ देर बाद ही और वो इन आंकड़ों को लेकर कोई नया ऐलान कर सकते हैं। जो चुनावी रुख आ रहा है, रुझान आ रही हैं, जो नतीजों में तब्दील होंगे। इसके अलावा अगर देखें राज्यों में जिस तरीके से उड़ीसा के चुनाव परिणाम की बात करें, विधानसभा की, बीजेपी एक स्पष्ट जनादेश वहां पर हासिल करती नजर आ रही है। ये एक बड़ी अचीवमेंट उसके लिए कही जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की वापसी, क्या वो कंफर्ट जोन होगा यानी स्पष्ट जनादेश होगा या फिर अभी जो रुझान आ रहा है उसमें कुछ तब्दीली होगी, ये बड़े सवाल हैं। तो जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन अगर बात दिल्ली की करें तो निश्चित तौर पर 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर देखें तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, ठीक उसी तर्ज पर नतीजे यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और चौंकाने वाले रिजल्ट का जो अंदेशा था हरियाणा में, ठीक उसी तर्ज पर वहां पर ये बात बनकर उभरी है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर से कई राज्यों में जो आशानुकूल नतीजे बीजेपी के नहीं रहे हैं, उसके पीछे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा अगर माने तो सीट जो उम्मीदवारों के चयन और इसके अलावा स्थानीय जो नेतृत्व है उसकी एक बड़ी वजह रही है और शायद यही वजह है कि वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन मोदी के नाम पर वोट मिले हैं, मोदी की नीतियों के नाम पर वोट मिले हैं, ये बीजेपी दावा कर रही है। दूसरी तरफ अग्निवीर योजना की बात करें या फिर दूसरी जो किसानों के से जुड़ी योजनाएं उनकी बात करें, उनकी नाराजगी की बात करें, वो मुद्दे बनकर उभरे हैं। और संविधान बचाओ आंदोलन जो शुरू किया गया उसका फायदा मिला है इंडिया ब्लॉक को, ये कहा जा रहा है। तो ये बढ़ चढ़ कर दावे कर रही है इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस खासतौर से कि वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी अंतिम नतीजे पर तमाम निगाहें लगी हुई हैं और ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है कि स्लो ट्रेंड दिखाया जा रहा है, जो अपडेट नहीं हो रही है वेबसाइट जो चुनाव आयोग की, उसके पीछे वो सवाल खड़े कर रही हैं। तो ये जरूर है कि अभी पर्दे के पीछे से रस्साकसी क्या चल रही है राजनीतिक तौर पर, ये स्थिति उसकी ओर इशारा करते हुए नजर आ रही है। तो राजनीतिक घटनाक्रम कितना बदलेगा और कितना नतीजों पर प्रभाव डालेगा, बिल्कुल प्रदीप जी, राजनीतिक घटनाक्रम कितना बदलेगा और कितने मामले, कितने नतीजे सामने आएंगे, किस तरह के नतीजे सामने आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि चुनौतीपूर्ण मामला यहाँ पर नजर आ रहा है, न सिर्फ हरियाणा और दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जिस तरह से महेश जी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि चुनौतीपूर्ण मामला है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी भी जुड़ गए। अनिल जी, क्या कुछ पंजाब में माहौल देखने को मिल रहा है? चंडीगढ़ की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? क्योंकि
लगभग सभी जगहों पर नतीजे बिल्कुल चुनौतीपूर्ण हैं। जिस तरह से बीजेपी हालांकि दावा कर रही थी कि जश्न की तैयारी की जाए और हम वापसी कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह से तस्वीरें बिल्कुल उलट करके नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का भी दावा कहीं कहीं फलता फूलता नजर आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस भी पैर पसारती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो और चाहे हरियाणा हो। जो चंडीगढ़ की सीट है, एकमात्र सीट है, वहां भी मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। और हरियाणा की बात करें तो 2 सीटें लगभग कांग्रेस की अभी तक साफ नजर आ रही हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा की और रोहतक से भूपेंद्र हुड्डा की, और इसी तरह बीजेपी की फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर की और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, ये 7 सीटें निकलती नजर आ रही हैं। और बाकी पर जो है अभी ट्रेंड चेंज हो रहे हैं बीच बीच में। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कुल मिला के इस बारी जो कांग्रेस का है पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में प्रदर्शन अच्छा रहा है। और नतीजे 2-4 घंटे के अंदर साफ हो जाएंगे कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिली हैं। बिल्कुल, कितनी सीटें किस पार्टी को मिली हैं, चूंकि रुझान सामने आए, रुझान अब नतीजों में भी तब्दील होने लगे हैं प्रदीप जी। लेकिन अगर हम इस दौरान दक्षिण राज्यों पर चर्चा करें तो कैंपेनिंग बहुत अच्छी की गई थी, चुनावी रैलियां बहुत ज्यादा की गई थी, बड़े स्तर पर की गई थी। लगभग 200 से ज्यादा चुनावी रैलियों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इंटरव्यू दिए, कई जनसभाओं को संबोधित भी किया, रोड शो भी कई किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा कई ऐसे स्टार प्रचारक थे जो एक भी दिन आराम से नहीं बैठे हैं, चाहे अमित शाह की बात कर लें, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, इसके अलावा राजनाथ सिंह पर भी चर्चा कर लें। सभी जितने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, सबने बेहद अच्छी कैंपेनिंग की। लेकिन कहां कमी रह गई? क्योंकि अगर हम 2014 की बात करें, उस दौरान मोदी लहर की चर्चा थी। 2019 की बात करें तो वहां पर भी मोदी मैजिक देखने को मिला। लेकिन 2024 में ये मोदी मैजिक अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बीजेपी की ये स्थिति हो गई है, या फिर इस बार कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी रह गई है? देखिए, प्रचार प्रसार में तो कोई कमी नहीं रही है। प्रधानमंत्री की रैली की बात करें, 206 रैलियां, इसके अलावा 80 के करीब इंटरव्यू, और साथ ही उन्होंने रोड शो किए हैं। साथ ही जो जनसभाएं उनकी रही हैं उसमें जिस तरीके से उन्होंने पहले विकास के एजेंडे पर बात की थी, लेकिन फिर मुद्दे बदलते हुए नजर आए। और खास तौर से जिस तरीके से अपनी पिच पर इंडिया ब्लॉक बना रहा, विकास के मुद्दे पर वो बातचीत करता रहा, गारंटियां जो दी गई हैं उसकी बात करता रहा, क्या वो देने वाले हैं, क्या वो तब्दीली लाएंगे, इसकी बात करते रहे। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। और पहली बार ऐसा लगा कि बीजेपी की जो बीजेपी पिच तैयार करना चाहती थी उस पर इंडिया ब्लॉक नहीं खेला, बल्कि इंडिया ब्लॉक की पिच पर बीजेपी को खेलना मजबूरी बन गई, ये कहा गया। और इसलिए शायद ये एक बड़ी वजह रही। दूसरा, कई योजनाएं जो कहीं ना कहीं खिलाफ जा रही थी उसको लेकर सवाल उठे हैं, और उसमें अग्निवीर योजना, युवाओं की नाराजगी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, आंदोलन, उससे जुड़ी हुई नाराजगी, ये कहा गया। हालांकि सरकार ने बहुत प्रयास किए कि उन्हें किसानों के उसमें बदलाव लाई है जनजीवन में, ये बड़े दावे थे। इसके अलावा कई योजनाओं को लेकर जो नाराजगी थी उसकी बात थी। दूसरा, संविधान बचाओ आंदोलन, जिस तरीके से ये मैसेज दिया गया इंडिया ब्लॉक की ओर से कि आखिरी चुनाव होगा, और जिस तरीके से यहाँ पर अगर संविधान बचाने के लिए एकजुट नहीं होते हैं तो ये फिर उनके पास विकल्प नहीं होगा। तो शायद ये भी